किसने क्या काम किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, आज के नज़रिए से क्या देखा जाए। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इतिहास को समय-समय पे लिखा जाता है और उस समय का जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से इतिहास को देखा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक कुमार जी हैं, जो कि पीएम म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी के फॉर्मर फेलो भी रहे हुए हैं। प्रतीक कुमार जी, इतिहास तो बदलता रहता है, जब जिस समय जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से इतिहास को देखा जाता है और इतिहास में पन्ने कुछ छूट जाते हैं तो उसको जोड़े भी जाते हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है तो उसको घटाया भी जाता है। तो फिर इसको राजनीतिक रंग देना कितना सही आप मानते हैं? इसको एक तरह से मैं पूछूं कि इसको फैक्ट के आधार पर देखना चाहिए या फिर सेंटिमेंट के आधार पर? देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज यहाँ बोलने का मौका दिया है। पिछले 2 साल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे कार्य किया है। आपने अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उससे पहले आपने कहा ऐतिहासिक सुधार। मैं मानता हूं कि इतिहास में अगर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारा जाना चाहिए। आज पिछले कई घंटों से मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, तो वहां पर लगातार आ रहा है एनसीईआरटी विवाद। और एक अभी सज्जन ने तो कहा भी कि एनसीईआरटी नहीं, ये नेशनल कॉमनल एजुकेशन है। तो मैं कहूंगा पहले इस पे बात हो कि ये विवाद है, दुष्प्रचार है। ऐतिहासिक सुधार हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए उन्होंने भी कहा, और हालांकि रविंद्र सर ने भी ऐतिहासिक कहा। सुधार से एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं। ऐतिहासिक सुधार से मतलब सुधार ऐतिहासिक नहीं है, वो नहीं कहना चाह रहा था मैं। इतिहास में सुधार हुआ है, उसका शब्दीकरण नहीं, ऐतिहासिक मैं हो आपके गया, बातों इसको पे आ इस रहा हूँ। नजरिए से देखें। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं आपके बातों पे आ रहा हूँ। अगर इतिहास में सुधार हुआ है तो इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का विवाद और दुष्प्रचार होना चाहिए। एनसीईआरटी में पहली बार सुधार नहीं हो रहा है। 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना होता है। पहली टेक्स्ट बुक जो है वो 1960s के 60 के दशक में आती है। 70 में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बदलाव, फिर 99 में बदलाव। ऐसे कई चरण आए हैं जहां पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए इतिहास की बातें आपसे करूंगा, वहां बदलाव देखा गया है। लेकिन सवाल है कि अगर बदलाव स्रोत के आधार पे किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए अकबर और औरंगजेब पे बात हो रही है। मैंने आपको बोला कि मैं इतिहास का छात्र हूं, थोड़ा पीछे चलता हूं। एनसीईआरटी के पूर्व पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एक पंक्ति आता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस भी समझेंगे जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। वहां पे लिखा है, सिंध पे कासिम की जीत 712 में। ये एनसीईआरटी में वर्णित है ये बात। लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें इतना समस्या क्यों है? अगर ये कहा गया कि 712 में सुधार की जो बात है, 712 में सिंध पे कासिम की जीत होती है, लेकिन उससे पहले का जो प्रतिरोध का इतिहास है, भारतीय शासकों ने जिस प्रकार से प्रतिरोध किया है, चाहे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक दो बातें पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि कुछ समय से मैं इस पे कार्य कर रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, मोहम्मद कासिम की जीत की हम बात करते हैं। मैं आ जाऊंगा धीरे धीरे 11वीं 12वीं और 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी पे इस कार्यक्रम में बात करते हुए, लेकिन वहां पर हम बात नहीं करते हैं कि दाहिर जो है वहां का स्थानीय शासक है, उसने किस प्रकार से प्रतिरोध किया है। सिर्फ दाहिर नहीं, दाहिर की जो पत्नियां हैं, जैसे आप रानी बाई और लाडी की बात करेंगे। उस पे मैं आ रहा हूं आपके। ऐसा करते हैं डॉक्टर प्रतीक सर, मैं उस पे आऊंगा। मैं सिर्फ अभी तो ये चर्चा करना चाह रहा था कि जो एनसीईआरटी पे आप बदलाव करते हैं तो बदलाव के लिए फैक्ट आपके पास कई सारे होते हैं, कई सारे सोर्स होते हैं, तो आप किस फैक्ट को चुने, किस फैक्ट को इग्नोर करें, ये कैसे तय करते हैं? देखिए, भारतीय इतिहास में पूर्व में जो संक्षिप्त में बोलेगा, दो है, मेहमान और उनको ये जोड़ूंगा मैं। वो बहुत ही सिलेक्टिव हुई है। आप भी जानते हैं कि इतिहास में जो इतिहास लिखी गई है पूर्व में, वो सिलेक्टिव तरीके से लिखी गई है। उसमें एक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जिसके अंतर्गत इस तरह की बातें निकल के आ रही है। ये सभी चीजें जो लिखी गई है पूर्ण रूप से सोर्स पे आधारित है। स्रोत के बिना कम से कम राष्ट्रीय स्तर की जो किताबें इस तरह की होगी उसमें इतनी बड़ी भूल नहीं की जाएगी। मुझे नहीं पता कि पूर्व में जो बातें लिखी गई उसमें
इस प्रकार से स्रोतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? जैसे कि आज एक सवाल आ रहा है अकबर पे। अकबर को हम टॉलरेंट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अकबर द ग्रेट, लेकिन चित्तौड़ में अकबर की जो सैन्य कार्रवाई है उसकी चर्चा हमने कभी नहीं सुनी है। हम बख्तियार खलजी की बात करते हैं कि बख्तियार खलजी ने बिहार में जो लूटपाट मचाया, लेकिन बख्तियार खलजी जब वहां से असम जाता है और राजा पृथु की बातें कोई नहीं करता है। किस प्रकार से स्थानीय शासकों ने उसका विरोध किया और उस गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली उसका जिक्र क्यों नहीं किया यहाँ पे? आशुतोष जी, ठीक है, मैं इस पे आता हूं मैं। हाँ आशुतोष जी, जो दूसरा पहलू था उसका जिक्र पहले के किताबों में नहीं किया गया, अब उस पहलू को भी किताबों में जिक्र किया जा रहा है, तो फिर विवाद क्यों उठना चाहिए इस पे? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर कोई बड़ा रिसर्च करके कोई बहुत बड़ा पेपर कोई प्रेजेंट करता और उसमें इन सब चीजों का जिक्र किया जाता। राजा दाहिर के बारे में तो मैंने भी किताबों में पढ़ा, तो उन्होंने कितनी मशक्कत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत पे लड़ते लड़ते वो उनकी मौत हुई है। यह कोई नया तथ्य तो है नहीं। अब उसको दूसरे संदर्भ में पेश करना, जैसे एक जमाना था जब लोग कहते थे कि आर्य इन्वेजन थियरी थी, धीरे धीरे उस आर्य इन्वेजन थियरी को जब नए जानकारियां मिली तो उसको आर्य माइग्रेशन थियरी में कन्वर्ट हुआ। तो इतिहास एक सतत प्रक्रिया का मतलब ये कि तथ्य एक है, नए तथ्य अगर मिले हैं उसकी रोशनी में आप इतिहास की कैसी व्याख्या करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप ग्लास आधा या ग्लास पूरा या आप इस नजर से देख सकते हैं। तैमूर लंग हिंदुस्तान आया था, उसने दिल्ली को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। उसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि तैमूर लंग ने हिंदुओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन ये इतिहास का एक तथ्य है। इतिहास का दूसरा तथ्य है कि जब यही तैमूर बगदाद जाता है तो उसी तरीके से जैसे उसने दिल्ली को बर्बाद किया उसी तरीके से उसने बगदाद को बर्बाद किया। और जो मंगोलाइट्स थे उन्होंने अकेले एक बार नहीं, हलाकू ने भी बगदाद को इसी तरीके से तब किया। अब आप तैमूर का अगर आपको आकलन करना है तो दिल्ली और बगदाद दोनों को साथ रख के करेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में तैमूर का आकलन करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा, अगर सिर्फ बगदाद के संदर्भ में करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा, अगर दोनों को मिलकर समग्रता में करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा। मेरे कहने का प्रश्न यह है कि पिछले 75 सालों से लगातार यह आरोप लगता रहा है कि भाई इतिहास लेखन नहीं हुआ, इतिहास गलत तरीके से लिखा गया। मैं तो उस पर और खुश होता कि अगर पिछले 76 सालों में ऑल्टरनेट हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई होती और फिर आप रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, केएम पनिकर को खुली चुनौती देते उस नए इतिहास लेखन में। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि सावरकर के अलावा किसी ने भी ऑल्टरनेट हिस्ट्री लिखने की कोशिश नहीं की। और सावरकर की जो 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो अपने आप में एक अद्भुत रचना इसलिए है क्योंकि वो इतिहास को नए तरीके से देखने की कोशिश करता। क्या सावरकर के बाद कोई इतना बड़ा इतिहासकार पैदा हुआ संघ परिवार में जो इतिहास की बिल्कुल नई व्याख्या करके आपके सामने रख दे? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हो तो बताया जाए। प्रश्न क्या है? त्रिपाठी, प्रश्न क्या है कि आप बार बार इतिहास को, अब जैसे टीपू सुल्तान को, मैं आप मुझे 30 सेकंड नोट दे दीजिए। टीपू सुल्तान को इतिहास के विलन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या ये कोई बताने की कोशिश करेगा कि टीपू सुल्तान ने किस तरीके से कांचीपुरम के शंकराचार्य की रक्षा की थी? 36 लेटर शंकराचार्य को लिखे थे, शंकराचार्य ने गुहार लगाई थी, टीपू सुल्तान ने उनको बचाया था और उसके बाद जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए थे। यह तथ्य छुपा लिया जाता। कौन लोग इस तथ्य को छुपाते हैं आपको मालूम है? तो तथ्यों को, टीपू सुल्तान का 2014 के पहले टीपू सुल्तान की टोपी पहनने में येदियुरप्पा साहब को गर्व महसूस होता था, लेकिन 2014 के बाद से उनको उस टोपी पहनने में शर्म महसूस होने लगी। तो 2014 का इतिहास अलग था, 2014 के बाद का इतिहास अलग कैसे हो गया? मेरा सिर्फ इतना ही से कहना है कि भैया इतिहास को जो एक नियत है ना, उस नजर से नहीं, तथ्यों की नजर से देखिए। तो एक सवाल संक्षिप्त में जवाब दे दिया आशुतोष जी। तो आप जब इतने संतुलित तरीके से इतिहास को पेश करने की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि अब तक जो 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा था वो भी आधा अधूरा था कि नहीं, वो संतुलित था? नहीं, बिल्कुल। जो लोग उसको आधा अधूरा कहते हैं मैं तब मानूंगा जब वो उसके पैरेलल एक इतिहास का लेखन करके किताब लोगों के सामने पेश करें। अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन इतिहास को नए सिरे से लिखकर पेश करने की कोशिश की गई है। जो तथ्य पहले से हैं उन्हीं का नया इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं गारंटी करता हूं, आप एक इतिहासकार बताइएगा जिसने आजादी, उसने बीसी पहले से लेके अभी तक समग्र इतिहास लिखा हो और पैरेलल हिस्ट्री पेश की हो सिवाय सावरकर के।